हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट सितंबर 2015 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आपको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करने होते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम इस प्रश्न पत्र के इस भाग को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की क्या अवधि है, आपको ध्यान रखना है कि जन्म से पूर्व का समय होता है कंसेप्शन टू बर्थ तक, लेकिन जो शैशवावस्था है वह होती है बर्थ टू 2 इयर्स ऑफ एज, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म से 2 वर्ष तक जो भी स्टेज होगा वह शैशव काल की अवधि हो जाएगी, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पियाजे की स्टेज है संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है। 0 से 2 मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। अब डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ की ओर जाता है हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सबसे पहले हाथ का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद अंगुलियों का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब है कि जब हम कंट्रोल करना प्रारंभ करेंगे अपने शरीर का, इसका अर्थ होगा कि सबसे पहले हमारा कंट्रोल आएगा। और आप ऐसा अनुभव हुआ भी होगा आपको कि सबसे पहले हमारा जो नियंत्रण आता है हाथ पर आता है, पूरे हाथ पर आता है, उसके बाद अंगुलियों पर आता है। इसका मतलब है सबसे पहले सामान्य विकास हो रहा है, उसके बाद विशिष्ट विकास हो रहा है। तो सिंपल सा है, आसान है, उत्तर हो जाएगा यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। जटिल से कठिन ऐसा नहीं होता है, विशिष्ट नहीं होता है। पहले अंगुलियों का नियंत्रण या कंट्रोल नहीं आता है, सबसे पहले पूरे हाथ का आता है, उसके बाद उसके विशेष अंगों का आता है। साधारण से आसान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। अब जो बच्चा सीख रहा है उसको संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगतिशील बनाना है। इसका मतलब है कि जो सहायता दी जा रही है यहाँ पर वयस्कों के द्वारा, तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं इसको वाइगॉस्की के तरीके अनुसार स्कैफोल्डिंग, जो हम सहायता देते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। उसमें क्या होता है, जो बच्चा कर सकता है उससे वो जो बच्चा संभावित विकास का क्षेत्र है वहां से वहां तक पहुंच जाता है, मतलब यहां से यहां तक पहुंच जाता है, और उस क्षेत्र को बोलते हैं हम ZPD। लेकिन जो सहायता हम देते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इस प्रश्न में जो सहायता दी गई है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग या सहयोग देना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो वह होगा जब बच्चा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर सुगम बनाया गया है उसके लर्निंग को, अधिगम को। तो यहाँ पर सहायता दी गई है, उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, सहयोग देना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। अब नई जानकारी को शामिल करना है। पुरानी जानकारी थी, मान लीजिए किसी बच्चे के पास कैट के बारे में, उसने कैट को देखा था, उसके सब विशेषताएं उसको पता है कि इसकी पूंछ है, 4 पैर है। मान लीजिए अब उसने डॉग को देखा, पहले नहीं देखा था, तो अब उसने यह सोचा कि यह भी कैट ही है। तो इस प्रकार वह
मैच करने की प्रयास कर रही है जो पुरानी स्कीम थी कैट की डॉग से। तो यहाँ पर जो है एसिमिलेशन हो रहा था, आत्मसातकरण हो रहा था, इसको बोलते हैं हम आत्मसातकरण। लेकिन अब क्या किया उसने, उसकी मम्मी ने उसको बता दिया कि नहीं बेटा यह तो डॉग है। तो उसने क्या कर दिया, नवीन जानकारी को शामिल करके वर्तमान जो स्कीमा थी उसको बदलाव कर दिया। तो बदलाव करने को हम बोलते हैं समायोजन। यदि मैच करने का प्रयास कर रही थी तो उसको बोलते हैं आत्मसातकरण, लेकिन बदलाव कर दिया तो उसको बोलते हैं हम समायोजन। और समायोजन कब होता है, समायोजन तब होता है जब नई स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए व्यक्ति को मौजूदा योजनाओं को बदलना होता है। Accommodation occurs when a person must change existing schemes to respond to a new situation। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। अब मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है तो यहाँ पर बात होगी लेटर चाइल्डहुड या मध्य बाल्यावस्था हम उसे कहें तो 6 से 10 वर्ष की बात होगी। और जब 6 से 10 वर्ष की बात होगी तो वह आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में अहम केंद्रिता का गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रिता के बजाय सामाजिकृत अधिक हो जाएगी। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जस्ट उल्टा लिखा है, गलत हो जाएगा। जीववादी भी हाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण नहीं होता है, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है अहम केंद्रिता और जीववादी, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है, मतलब ये अहम केंद्रिता के बजाय सामाजिकृत अधिक है, यह भी फिट हो रहा है, और जीववादी के बजाय सामाजिकृत अधिक है, यह भी फिट हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो जनरल टर्म है, सामान्य रूप से है, जो शामिल करता है अन्य विशेषताओं को, उसको हमें उपयोग करना है सबसे उचित विकल्प के तौर पर। जो अहम केंद्रिता का गुण होता है जीववादी, तो इस प्रकार अहम केंद्रिता के कारण जीववादी का गुण आता है। तो मोस्ट जनरल टर्म हो गया, सामान्य टर्म हो गया, या पद हो गया अहम केंद्रित। तो इसको हमें उत्तर में रखना है, ये नहीं आएगा ना ही यह। अब देखिए परिपक्व और अपरिपक्व में देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। क्या मध्य बाल्यावस्था में परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक होती है? तो ऐसा भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो उसमें परिपक्वता आ ही जाती है। तो उस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, कंपैरिजन भी कर लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बिल्कुल सही है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स रखनी है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे ऐसी गतिविधियां रखनी है। ओके, बच्चों का एक कोने में बैठना गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम भी नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एनवायरनमेंट को। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, तो होना ही नहीं चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। अब मधुर संगीत बजा रहा है यह, तो इसमें संगीत वाली एबिलिटीज है, इंटेलिजेंस है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक बिल्कुल भी रूढ़िवादी है, पक्षपाती है, शिक्षाप्रद सही दृष्टिकोण वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको खालिस्तान के अनुरूप बदलना होगा। अब किसको बदलना होगा? क्या बच्चे को बदलना होगा? नहीं, बच्चे को नहीं बदलना होगा, व्यवस्था को बदलना होगा बच्चे के अनुरूप, ऐसा मानती है समावेशी शिक्षा। परिवेश परिवार को नहीं बदलना है, ना ही बच्चे को बदलना है, हमें व्यवस्था को बदलना है बच्चे के अनुरूप। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, ऐसा कहते हैं पियाजे और वाइगॉट्स्की और भी साइकोलॉजिस्ट। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की। क्या ऐसा है कि लेक्चर देना है उन्हें, क्योंकि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। आप लेक्चर देंगे तो कैसे निर्माण करेंगे यदि उन्हें खुद सीखने का मौका नहीं मिलेगा। सुगमकर्ता की है, बिल्कुल है, ऐसा ही कहते हैं पियाजे। जो बच्चे हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और वाइगॉट्स्की भी ऐसा कहते हैं कि जो है बच्चों को है फैसिलिटेट करना है लर्निंग को, उनके अधिगम को सुगम बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी है, सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है टीचर की। तो इस प्रकार बोला जाता है पियाजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। निर्देशक की ऐसा नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च स्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अब बताना है कि कौन सी नहीं है। उच्च आत्म क्षमता भी होती है, उच्च ही होगी उनमें, तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो। निम्न स्तरीय औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, गलत बात है। अब बच्चे हैं प्रतिभाशाली और आप कह रहे हैं कि वे निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाओं वाले हैं, तो यह तो गलत ही होगा ना, और यही हमसे पूछा गया है, तो यही उचित उत्तर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, यह भी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है, और जो नहीं है वह है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए रेंजली की जो परिभाषा है प्रतिभाशालिता की, उसमें वे कहते हैं जो प्रतिभाशालिता है वो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, टास्क कमिटमेंट, वचनबद्धता और अबोव एवरेज एबिलिटी क्षमता का शामिल होता है उसमें गिफ्टेडनेस में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अब देखिए कोलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर में स्टेज 1 आएगी, उसमें कहते हैं ये कि बच्चे जो है सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास में होते हैं, यानी उनकी नैतिकता सजा के द्वारा निर्धारित की जाती है। सहायक विनिमय अभिविन्यास में बच्चा एक्सचेंज करता है चीजों की, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन में। तो देखिए ये दोनों जो स्तर है वो बाहर से निर्धारित कर रहे हैं होते हैं बच्चे की नैतिकता, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है नैतिकता सजा के द्वारा निर्धारित होती है, पनिशमेंट के द्वारा निर्धारित होती है दोनों स्टेज में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उचित उत्तर हो जाएगा पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, अंतर्निहित संभावित दंड से ही होती है इस स्तर की नैतिकता या नैतिक निर्णय इसी पर आधारित होता है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं इस पर आधारित नहीं होता है, ना ही मूल्य और फैमिली एक्सपेक्टेशंस। यह सीधा सीधा कहते हैं कि जो दंड दिया जाता है बच्चे को उसी पर नैतिक निर्णय उसी प्रवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अब शिक्षार्थी हैं, उनकी वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अलग अलग प्रकार से सिखाना चाहिए उनको वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। अब आप निगमनात्मक पद्धति एक ही प्रकार की इस्तेमाल करेंगे तो सभी बच्चे अपनी वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर कैसे सीखेंगे? कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, हाँ एल्गोरिदम का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान करने में या सभी के लिए एल्गोरिदम वाली विधि काम करेगी यह निश्चित नहीं है। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। अब आप तथ्य उपलब्ध करा देंगे याद करने के लिए, तो उसमें वैयक्तिक विभिन्नता का क्या रोल हुआ मुझे तो समझ नहीं आया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब देख लेते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, क्या ऐसा होता है? ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस,
कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, क्रम होता है सभी विकास में। तो बिल्कुल सही है, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सही है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं सभी विकास। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यही पूछा गया है कि जो विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करना है तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होगा? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, तो बीच में कौन करेगा? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, हम बीच में भी आकलन करते हैं, पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं। इस प्रकार ऐसा भी आकलन करते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि कहाँ उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, तो बीच में कौन करेगा? फिर पहले और बाद में ही कर लिया आपने, या 2 ही बार किया, तो जब बच्चे को समस्या आई तब आकलन आप करेंगे नहीं तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, गलत बात है, शिक्षक के द्वारा करना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अब देखिए, सृजनात्मकता में मौलिक चिंतन होता है, कुछ नए निर्माण की आवश्यकता होती है। तो नया निर्माण कैसे होगा? अपसारी चिंतन से समस्या समाधान होगी, कुछ नया निर्माण नहीं होगा। अभिसारी चिंतन से कुछ नया निर्माण होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ नया निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स उत्तर तो यही हो गया यहाँ पर। सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन ये नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन 2 ही अभिसारी चिंतन ही सृजनात्मकता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉट्स्की सहमत होते हैं? पहला है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं वाइगॉट्स्की, क्योंकि वाइगॉट्स्की कहते हैं, वाइगॉट्स्की के अनुसार मानव विकास के लिए सामाजिक संदर्भ बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वाइगॉट्स्की को सामाजिक सृजनवाद का जनक भी माना जाता है। बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ना कि उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। और कहते हैं वाइगॉट्स्की कि बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है। और कहते हैं कि सामाजिक विकास का सिद्धांत भी है, इनका जो सिद्धांत है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया ही द्वारा ही सीखते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि वाइगॉट्स्की जो है वो ऑप्शन 1 में ही जो है आ जाएगा इसका सिद्धांत सभी। अब देख लेते हैं कि और ऑप्शंस क्या कहते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार के बारे में बात नहीं करते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है, गलत बात है सभी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों क्षमताओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करते हैं बच्चे कि अपने जिज्ञासु प्राणी तो होता ही है और अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, वयस्कों के तर्कों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है। आहा, क्या स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन गलत है। निष्क्रिय भाव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यह है प्रगतिशील अवधारणा
से क्वेश्चन आया हुआ है। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में यह कहा जाता है कि बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं और जो है वो जो चारों ओर की चीज़ें हैं उसको खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सावधानी के कारण रखना के बावजूद भी त्रुटियां हो जाती है, तो गलत बात है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? आप भी गलतियां करके ही सीखे हैं, ऐसा आपको अनुभव हुआ ही होगा। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना दें। गलत बात है, दंड देगा तब भी वे त्रुटियां करेंगे ही। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। गलत बात है, महत्वहीन नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है शिक्षक के लिए बच्चों की त्रुटियां। उससे बच्चे की लर्निंग स्टाइल समझ में आती है या लर्निंग की डिफिकल्टी, अधिगम में जो समस्या आ रही है वह समझ में आएगी शिक्षक को। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है बच्चे की गलतियां। तो यहाँ पर उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है और यही सबसे उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। क्या ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा ही करना चाहिए कि शिक्षार्थी को अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें और उनकी लर्निंग इस प्रकार से यदि वे अपने आप को समझते हैं तो अच्छी लर्निंग होगी, उनका अधिगम भी अच्छा होगा। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करे उन्हें दंड दे। गलत बात है, अब स्वीकृत महसूस कराना है आपको और आप दंड देंगे कड़े नियम बनाकर, तो ये अच्छी बात नहीं है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। गलत बात है, अब वंचित वर्ग के बच्चों को और भी तिरस्कार नहीं करना है आपको। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सके। गलत ही है, आपको समझ ही आ गया होगा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्राप्त करें। जब हमने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, तो स्वाभाविक रूप से चौथा ऑप्शन ही सही है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही बात की गई है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को कि बच्चे किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश से सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। अब अलग तरीके से पढ़ रहा है यह, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके विभिन्नता किस विभिन्नता के कारण है? बिल्कुल यह अलग तरीके से सीख रहा है और यह अलग तरीके से सीख रहा है। तो मूल्यों के कारण नहीं है, ना ही एप्टीट्यूड्स के कारण है, अभिक्षमता के कारण है। यह अधिगम शैली के कारण है। लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग है दोनों की। परावर्तकता स्तर भी नहीं है, ना ही लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी है। यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। लर्निंग स्टाइल के कारण यह शांत कमरे में अच्छे से पढ़कर सीख रहा है और मदन समूह में सीख रहा है। तो लर्निंग स्टाइल है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। अब भाषिक विभिन्नता है, अब बच्चे हैं छोटे छोटे कक्षा 1 और 2 के, तो अलग अलग अपनी भाषा बोलेंगे। आप यह नहीं कह सकते उनको कि आप एक ही भाषा बोलना है आपको, वो तो इस्तेमाल करेंगे ही अपनी मातृभाषा। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। गलत बात है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। गलत है, सभी को देना है आपको तो एडमिशन।
शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं तो आपको सम्मान तो करना ही पड़ेगा उनकी अभिव्यक्ति को, और ये सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना है उनको, बिल्कुल उचित उत्तर है यहाँ पर। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। गलत है, उपेक्षा नहीं करनी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? अब हम देख लेते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है। एक अवधारणा चलती है प्रकृति की अवधारणा, नेचर की अवधारणा। उसमें कहा जाता है कि बिहेवियर इज कॉज्ड बाय इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवहार जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। हमारे पास जो माता पिता से जीन आ गए हैं उनके द्वारा हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। जीन सभी व्यवहार के लिए खाका प्रदान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। जीन्स प्रोवाइड ब्लूप्रिंट फॉर ऑल बिहेवियर, पहले से ही निर्धारित हो गया हमारा व्यवहार, ऐसा कहा जाता है प्रकृति की अवधारणा में। ऑल बिहेवियर आर प्रेजेंट फ्रॉम कंसेप्शंस। लेकिन जो पोषण की अवधारणा है, नर्चर की अवधारणा है, उसमें कहा जाता है कि बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं यदि उचित वातावरण दिया जाए तो इस प्रकार विवाद होता है प्रकृति और पोषण में। तो यहाँ पर होता है जीन के बारे में, यहाँ होता है पर्यावरण के बारे में, हमारे आसपास के वातावरण के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न में प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो क्या यह हमारे आसपास का वातावरण प्रकृति है? गलत है, यह तो पोषण में आ जाएगा। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बिल्कुल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब जीन की बात हो रही है यहाँ पर। बायोलॉजिकल गिवंस की बात हो रही है, जैविक विशिष्टताओं की बात हो रही है। तो प्रकृति इसी से संबंधित होती है और इसी से अभिप्राय होता है जब हम इस प्रकार का विवाद करते हैं। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। भौतिक और सामाजिक संसार को जटिल शक्तियां भी बात नहीं हो रही है, तो वातावरण में शामिल हो जाएंगी, पोषण में शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है प्रकृति से अभिप्राय यही है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सबसे पहला ऑप्शन है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, लेकिन यहाँ सामाजिकरण कैसे होगा? गलत ऑप्शन है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा नहीं होता है, और भी लोग सामाजिकरण करते हैं। स्कूल में भी हो जाता है, चलते फिरते आपको सड़क पर कोई मिल गया तब भी वहाँ आपके व्यवहार को कोई ना कोई प्रभावित कर देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि माता पिता और परिवार ही सामाजिकरण करेंगे। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो जनसंचार है, मीडिया है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है या मोबाइल फोन्स है, इस प्रकार हमारी अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको, बिल्कुल आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक चैट बॉक्स आ जाता है कि मुझसे बात कीजिए। तो इस प्रकार से आप अंतःक्रिया तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? अब बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? क्या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं? गलत। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सही है, लेकिन बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। केवल संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो तभी ऐसा नहीं होगा कि सीखेंगे। अनेकों प्रकार से सीखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, तब भी वे सीख लेंगे। तो ये अनेक प्रकार से हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि बच्चे केवल इसी प्रकार से सीखते हैं।
बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित तो होते हैं, लेकिन सबसे उचित उत्तर यहाँ पर यही है कि अनेक प्रकार से सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से भी सीखते हैं, संज्ञानात्मक रूप से भी सीखते हैं और भी अन्य प्रकार से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। अब प्राथमिक विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना है तो क्या कहना चाहिए उनको? प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा करनी नहीं चाहिए, एनसीएफ ऐसा नहीं कहता है। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड प्रत्येक गतिविधि में नहीं देना है आपको। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पूरी कक्षा के लिए मानक निर्धारित नहीं करना है और उसके आधार पर उपलब्धि का आकलन और कठोर मानदंड इस प्रकार से नहीं करना है, ना ही कोई इस प्रकार का कठोर मानदंड आपको बनाना है। पूरी कक्षा के लिए मानक नहीं होना चाहिए, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? यहाँ पर प्रमुख कारक लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखिए यहाँ लिखा है प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। दैट मीन्स आपको पूछा गया है कि सबसे पहले बच्चे के व्यवहार को कौन प्रभावित करता है, तो स्वाभाविक बात है परिवार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। गलत बात है। छोटे समूह में कुछ बच्चों का दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। गलत है, ऐसा नहीं होता है। प्रभावी शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहायता भी करते हैं, तभी प्रभावी शिक्षण होता है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। गलत बात है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। भाषा बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, ना ही वह पढ़ पा रहा है। तो यह होती है पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कहना है कहिए। तो ये हो जाएगा पठन अक्षमता। लेखन अक्षमता में बच्चा लिखने के बारे में बात होगी, यहाँ पर लिख नहीं पाएगा अच्छे से। गणितीय क्षमता में गणित नहीं कर पाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस प्रकार से गुणा भाग नहीं कर पाएगा, जोड़ना घटाना भी नहीं आएगा अच्छे से। गति समन्वय अक्षमता में बच्चे की तंत्रीय अक्षमता होगी, जिसमें हाथ पैर का कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है डिस्प्रेक्सिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। और हमने सितंबर 2015 का पेपर सॉल्व कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को। आई होप आपको यह सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।